वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीज। अब लीज समझने से पहले ये सेक्शन 105 से लेकर 117 के बीच में दे रखा है और जो लीज की डेफिनेशन सेक्शन 105 में दे रखी है। अब लीज है क्या, बेरेक्ट की लैंग्वेज में जानने से पहले आप ये समझो, लीज मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देना, दैट्स इट। और किराए के बदले क्या मिलता है आपको, पैसा, जो भी हो, कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ठीक है, ये है लीज। तो अब इससे रिलेटेड क्या क्या लॉज है, तो सबसे पहले क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, सिर्फ सेल ही नहीं होता। जब हम कभी मैं ट्रांसफर बोलूँ ना, टीपीए पढ़ाते हो जब कभी भी ट्रांसफर बोला जाए तो आप ये मत समझना कि सिर्फ सेल हो रहा है तो ही ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर होने के बहुत से वजह हो सकते हैं, जैसे गिफ्ट में आप ट्रांसफर कर रहे हो, मॉर्गेज में ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सचेंज में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लीज होगा, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लीज नहीं है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो डिसाइडेड रहना चाहिए। जो लीज डीड बनेगी ना उसके अंदर टाइम पीरियड फिक्स होगा कि मतलब इतने टाइम के लिए जो है ये पर्सन जो है, ए पर्सन जो है बी पर्सन को इतने टाइम पीरियड के लिए अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि टाइम स्पेसिफाइड नहीं रहता, तो ऐसे सिचुएशन में ना हम टाइम का पता कैसे लगाएं, तो सेक्शन 106 इसके लिए। सेक्शन 106 ये कहता है ना, आप ये देखो लीज हुआ किस पर्पस के लिए है। तो दो कैटेगरीज बांटी है, एक होता है एग्रीकल्चर पर्पस, एक होता है अदर पर्पस। और अगर एग्रीकल्चर पर्पस है तो हम लोग मानेंगे कि जो लीज का टर्म है वो होता है ईयर टू ईयर, और अगर किसी और पर्पस के लिए तो हम लोग मानते हैं कि जो लीज का टर्म है वो होता है मंथ टू मंथ। ओके, अब क्या होता है कि जब सपोज टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है और किसी को अपनी प्रॉपर्टी खाली करवानी है ना, तो अब नोटिस देना पड़ेगा। जो जिसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, सपोज ए है, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है बी को, तो भाई उसे नोटिस तो देना पड़ेगा ना कि भाई तुम प्रॉपर्टी खाली कर दो। अब ऐसा थोड़ी कि आज ही नोटिस दो अभी कल ही खाली कर रहे हैं, नहीं, नोटिस का भी तो कुछ टाइम पीरियड होगा ना। तो अब इसमें भी हम लोग देखेंगे किस पर्पस के लिए। अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो 6 महीने का नोटिस, अगर किसी और पर्पस के लिए तो 15 दिन का नोटिस। अब आपको टाइम याद करने में डिफिकल्टी होगी तो एक तरीका बताती हूँ। जैसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो हमारा लीज का टर्म था कितना था, ईयर टू ईयर, तो ईयर का था कितना था 6 महीने, तो नोटिस का टाइम कितना होगा 6 महीना। उसके बाद अदर पर्पस में क्या था लीज का टर्म, मंथ टू मंथ, मंथ मतलब 30 दिन, 30 दिन का था 15 दिन, तो नोटिस का टाइम पीरियड क्या होगा 15 दिन। क्लियर। सो नाउ कमिंग ऑन अनदर थिंग, कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब आपने अगर प्रॉपर्टी लीज पे दी है तो उसके बदले आपको कंसिडरेशन मिलना चाहिए। ए को बी जो है कंसिडरेशन देगा, पैसे दे सकता है या जो भी, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसफरर है, मतलब जो ए अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है कुछ कंडीशन के साथ देगा। सपोज कहेगा मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे तो रहा हूँ लेकिन तुम यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर काम करोगे, ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे आप कुछ भी काम नहीं करोगे, कोई मतलब प्लांट नहीं सेट करोगे यहाँ पे, जो फैक्ट्री से रिलेटेड मशीनरी है वो नहीं सेट करोगे, यहाँ पे जो काम होगा वो सिर्फ खेती से रिलेटेड यहाँ पे काम होगा। तो ये ट्रांसफरी को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसने बस बोल दिया तो हो गया, ट्रांसफर ही हैज टू एक्सेप्ट दिस। अब बेसिकली अगर लीज में हम बात करें तो दो पार्टीज होती है, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। लेसर वो होता है जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, जिसे मैंने आपको ए बताया, ठीक है। और एक होता है लेसी। लेसी वो होता है जो कि प्रॉपर्टी जो है किराए पे ले रहा है। जो प्रॉपर्टी किराए पे देगा वो कौन होगा, लेसर। और जो किराएदार है जो प्रॉपर्टी किराए पे ले रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेसी। क्लियर। लीज के एसेंशियल्स, पहले एसेंशियल है जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट रहनी चाहिए। कॉम्पिटेंट किस लिए, मतलब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वही अनसाउंड माइंड है ना, एज ऑफ मेजोरिटी, ये सारी चीजें। उसके बाद जो लेसी है उसको राइट टू पोजेशन मिल जाना चाहिए, वरना क्या फायदा किराए पे लेने का, जमीन का फायदा क्या हो जब उसे राइट टू पोजेशन ही नहीं मिल रहा, किस बात का वो लीज, ठीक है। अब ये जिस कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो लेसर है उसे इसके बदले कुछ मिल रहा हो, ऐसे फ्री का नहीं, ठीक है, वरना वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। अगली चीज जो है एक्सेप्टेंस, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लेसर ने लिख रखी है लीज डीड में, जो भी टाइम है या फिर मतलब कितने टाइम के लिए है, क्या कंडीशन है, वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा लेसी को, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड भी फिक्स रहना चाहिए, ठीक है, लीज डीड में। अब मैंने आपको बता रखा है इनकेस फिक्स नहीं है तो क्या होगा। उसके बाद जो लेसी है उसके पास राइट रहना चाहिए कि प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकता है, अपने हिसाब से इन द सेंस मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा। उसके बाद उसके पास प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का पूरा पूरा राइट है। अब जो लीज है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। अब आप कहीं पे भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में एग्जीक्यूशन पढ़ते हो ना, एग्जीक्यूशन मतलब ये होता है कि रजिस्टर्ड डीड होना चाहिए या नहीं, ठीक, कहने का मतलब ये है। तो सेक्शन 107 में दे रखा है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो लीज है, लीज का टाइम पीरियड क्या है। अगर 1 साल से ऊपर का है तब तो रजिस्टर्ड डीड ही होना चाहिए, लेकिन अगर 1 साल से कम है तो 3 ऑप्शन है। पहले या तो रजिस्टर्ड डीड हो तो चलेगा, या फिर ओरल एग्रीमेंट हो तो चलेगा, या फिर आप बस पोजेशन की डिलीवरी कर दो। कोई सा भी तरीका चूज कर सकते हो आप।
लेसर के क्या राइट्स हैं, है ना, ये सेक्शन 108 में दे रखा है। लेसर का राइट सबसे पहले ये है कि रेंट लेने का। अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक बात बताओ, कोई लीज पे अपनी प्रॉपर्टी किराए पे क्यों देता है? रेंट की वजह से ही तो देता है ना अपनी प्रॉपर्टी किराए पे, मेन मोटिव तो यही रहता है। तो वही रेंट लेने का सबसे इंपॉर्टेंट राइट है इसका। अगला है ब्रीच ऑफ कंडीशन। सपोज अगर क्या कहते हैं कि कोई कंडीशन लगा रखी है, लीज जो लेसर है उसे कोई कंडीशन लगाया, उसे बोला कि ठीक है मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम यहाँ पे ना किसी तरीके के स्ट्रक्चर मत बनाना, मतलब दीवार वगैरह मत लगाना। प्रॉपर्टी ले लो, मतलब किसी भी तरीके की दीवार वगैरह कुछ मत लगाना। लेकिन जो लेसी वो लगाने लग जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो लेसर आके अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस ले सकता है। ठीक है, डैमेज। अगर सपोज जो लेसर की प्रॉपर्टी है उस पर जो लेसी है किसी तरीके का डैमेज कॉज कर देता है, ठीक है, किसी भी तरीके का नुकसान हो जाता है लेसर को जिसकी वजह से, तो उसका पैसे की जो भरपाई है वो किससे लेगा? लेसी से लेगा। ठीक है, और जैसे ही लीज टर्म जो है खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, सपोज 6 महीने का था, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी 6 महीने के लिए, 6 महीने खत्म, तो इसके पास राइट है कि इस प्रॉपर्टी की पोजीशन जो है लेसर के पास वापसी आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये किराए पे थी, बेची नहीं थी। अब लाइबिलिटीज क्या है लेसर की, मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहली चीज, अगर लीज एग्रीमेंट हो चुका है तो उसकी लाइबिलिटी ये है कि पोजीशन की डिलीवरी कर दे। ठीक है, अगला, अगर सपोज प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का मटेरियल डिफेक्ट है जो कि लेसर को पता है, तो लेसी को देने से पहले बता दे कि देखो ये जो मेरी प्रॉपर्टी इसमें ये डिफेक्ट है। किसी भी तरीके का डिफेक्ट हो सकता है, सपोज दुकान के पर्पस के लिए दे रहा है तो बता दे कि ये जो साइड है यहाँ पे ये इशू है, ऐसा इशू है। ठीक है, बस उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट। सपोज क्या कहते हैं कि अगर लेसर और लेसी के पीछे कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, लेसी ने कह दिया कि मैं जो है जब ये लीज टर्म एक्सपायर हो जाएगा ना तब मैं आपको पैसा दूंगा, तो अब ये नहीं कि लेसर बीच बीच में इंटरफेयर करे जाके, नहीं, ये लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीच बीच में ना इंटरफेयर करे, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करे, और जब लीज टर्म एक्सपायर हो जाएगा तब जाके पैसा ले। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट राइट्स ऑफ लेसी। तो जो लेसी है, मतलब जो किराएदार है, जिसे प्रॉपर्टी किराए पे ले, उसके पास क्या राइट है? अगर जब तक लीज पीरियड चल रहा है, सपोज 6 महीने के लिए लीज पीरियड चल रहा है, तो उस 6 महीने के दौरान अगर किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी में एसेशन किया गया है, मतलब प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का एडिशन किया गया है, एसेशन मतलब होता है एडिशन, इंक्रीमेंट किया गया किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी में, सपोज एक प्रॉपर्टी थी, है ना, उस प्रॉपर्टी हैंडपम्प लगा दिया गया, तो जो लेसी है उसके लिए एंटाइटल्ड होगा, मतलब वो उस हैंडपम्प को यूज कर सकेगा। ठीक है, अगला है वॉइडेबल। वॉइडेबल से क्या मतलब है यहाँ पे? अगर जिस प्रॉपर्टी के लिए लेसी ने लीज एग्रीमेंट किया था वो प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, सपोज किसी भी रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी या फिर आधी डिस्ट्रॉय हो जाती है, फायर, फ्लड, है ना, या फिर मॉब्स के वायलेंट एक्ट के थ्रू, मतलब किसी भी रीजन की वजह से अगर ये ऐसा हो जाता है तो जो है अगर लेसी जो है वो चाहे तो इसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, लेकिन वॉइडेबल मतलब वॉइड किसके ऑप्शन पे? लेसी के ऑप्शन पे वॉइड हो सकती है। ठीक है, अगर जो डैमेज है वो लेसी ने खुद कॉज किया प्रॉपर्टी को, तब वो ये डिफेंस नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज क्या कहते हैं कि किसी भी तरीके का रिपेयर करवाया है प्रॉपर्टी में, ठीक है, सपोज घर लिया था किराए पे, ठीक है, अब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यू आ जाता है, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करे जितना भी पैसा लगा लेसी को सब लेसर से मांग सकता है। ठीक है, उसके बाद जब सपोज क्या कहते हैं कि ए ने बी को प्रॉपर्टी लीज करी थी, ठीक है, मतलब खाली कमरे थे उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर लाइट्स लगाना, उसके अंदर पंखे लगाना, जो भी सब चीज़ें बी ने लगवाई, तो जब लीज पीरियड खत्म हो जाएगा ना, बी उन सब चीज़ों को हटा सकता है, अपने साथ लेके चला जाएगा, डिटैच कर लेगा। ठीक है, और इन केस सपोज क्या होता है कि अगर जो लीज है उसका टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेसी हैं वो क्या करेंगे? अब इससे फर्क नहीं पड़ता टाइम जो भी हो, अगर लेसी ने उसके बीज बोए हैं उस क्रॉप के तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही लेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड से फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अगर जिस प्रॉपर्टी ने जो लेसी है अगर चाहे तो इस प्रॉपर्टी को सब लीज भी कर सकता है या मॉर्गेज कर सकता है। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी या फिर पार्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, मैंने मॉर्गेज यहाँ पे नहीं लिखा था। सो नाउ कमिंग ऑन द लाइबिलिटीज ऑफ लेसी। पहला है डिस्क्लोजर। अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो है लेसर के प्रॉपर्टी में है और लेसी को लगता है कि जो है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सपोज लेसी को पता है कि जो लेसर की वाली प्रॉपर्टी है ना इसके अंदर गोल्ड माइन है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो ये जो बात है वो लेसर को बता दे। अच्छा, अब ना ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी में आप जितने भी पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटीज पढ़ते हो ना, एक बात ध्यान रखना, एक पार्टी का राइट दूसरे पार्टी के लिए लाइबिलिटी बनती है। जैसे मैंने मॉर्गेज पढ़ा था उसमें मैंने ये बात कही थी, जो मॉर्गेजर का राइट होगा मॉर्गेजी के लिए लाइबिलिटी होगा, सेम यहाँ पे भी यही है। उसके बाद अगला रेंट, जैसे लेसर का राइट है रेंट लेने का तो लेसी की लाइबिलिटी है रेंट देने का।
राइट। उसके बाद जो लेसी उसकी लायबिलिटी है प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का, मतलब जैसे उसे प्रॉपर्टी मिली उसी हालत में उस प्रॉपर्टी को वापस करे, ठीक है, किराए पे लिया है ना, खरीदा नहीं है। उसके बाद अगला नोटिस, अगर सपोज क्या कहते हैं कि किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग मतलब कोई इंटरफेयर कर रहा है प्रॉपर्टी के साथ, है ना, या फिर किसी तरीके की एंक्रोचमेंट हो रहा है प्रॉपर्टी पे, तो इस बात की जानकारी जो है लेसी को लेसर को देनी होगी, ठीक है। और जो लेसी इस बात का ध्यान रखे कि कोई और लेसर की प्रॉपर्टी ना यूज़ करे, ठीक है। और किसी अनऑथराइज पर्पस के लिए जो है लेसी जो है लेसर की प्रॉपर्टी ना यूज़ करे। लेसी किसी भी तरीके का परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकता उस प्रॉपर्टी पे, और जैसे ही लीज पीरियड एक्सपायर हो जाए तो उसकी ड्यूटी है लेसी की प्रॉपर्टी जो है वो लेसर को रिटर्न कर दे। अब देखते हैं टर्मिनेशन ऑफ लीज। तो लीज कब टर्मिनेट हो जाएगा, अगर सब टर्मिनेट मतलब लीज खत्म हो जाना, ठीक है। तो कब खत्म हो जाएगा, ये जब टाइम खत्म हो चुका है, सपोज जो लीज डीड में जो भी टाइम था, उसके बाद सपोज ये जो लीज है उन लोगों ने ना टाइम नहीं लिखा था, उन्होंने उसकी जगह बताऊँ क्या लिखा था, किसी कंडीशन के होने ना होने पर डिपेंड करता था। सपोज वो ऐसा बोले कि कोई पर्टिकुलर एज लिख रखी हो कि सपोज जब वो जो लेसी है वो 30 ईयर्स का हो जाएगा, है ना, तब तक के लिए। तो जैसे वो स्पेसिफाइड इवेंट हो जाएगा, जो इवेंट है ना यहाँ पे ये ध्यान रखना फिक्स्ड है, मतलब इवेंट पक्का पक्का होगा, ठीक है। या फिर जैसे डेथ पे सपोज जैसे कहते हैं कि ए ने बी को जो है प्रॉपर्टी लीज करी, बोला कि ये जो मैं प्रॉपर्टी तुमसे ले लूँगा अगर जो उसके ब्रदर की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ मस्ट है, जैसे जो डेथ है वो सर्टेन है, राइट। उसके बाद सपोज जो है लेसर उसी का इंटरेस्ट नहीं रहता प्रॉपर्टी में, अब उसी का इंटरेस्ट चला जाता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, सपोज क्या कहते हैं इंसॉल्वेंट हो चुका है तो सब उसकी प्रॉपर्टी ले ली गई, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि जो लेसर है वो लेसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे देता है या सेल कर देता है, तो लीज तो खत्म ही हो जाएगा ना। या फिर जो लेसी है वो खुद ही सरेंडर कर देता है, सपोज 6 महीने के लिए था, वो 2 महीने बाद ही कहता है कि अब मुझे नहीं चाहिए। जो लेसी का जो काम था, जिस काम से वो आया था, उसका काम खत्म हो गया, तो बस वो बोल देता कि ठीक है अब मुझे नहीं चाहिए। या फिर इम्प्लाइड सरेंडर सपोज क्या कहते हैं कि जो लीज था वो मान लो 4-5 साल के लिए था, लेकिन जो लेसी है वो कुछ महीने रहा, उसके बाद वो चला गया, उसके ऐसे कभी आया नहीं, तो कहने का मतलब तब तो साफ साफ लीज जो है टर्मिनेट हो चुकी है कि वो आया ही नहीं, है ना, मतलब ऐसे कुछ एक्शंस हो जाए। अगला है सपोज जो लेसर है उसने नोटिस दिया हो क्विट करने के लिए लीज, क्विट करने का लीज मतलब अब प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है उसे छोड़ने का नोटिस दिया हो लेसर ने, यानी कि ए ने बी से बोला कि अब तुम मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नोटिस टू क्विट। अब सपोज जो क्या आता है कि जो नोटिस टू क्विट का जो टाइम पीरियड रहता है ना वो एक्सपायर हो जाता है और ए कुछ करता भी नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन हम लोग मान लेते हैं कि जो लीज है वो टर्मिनेट हो चुका है। लास्ट है वो तब होता है जब जो फोर फीचर होता है वो वेव ऑफ हो जाता है। फॉर फीचर क्या होता है, फॉर फीचर मतलब जो लेसर है ना वो अपनी प्रॉपर्टी को फॉरफीट करता है, मतलब लेसी से अपनी प्रॉपर्टी जो है वापस हड़प लेता है, मतलब वापस ले लेता है, वापस कब्जा कर लेता है, इसे हम लोग बोलते हैं फोर फीचर। तो जो फोर फीचर है ना वो वेव ऑफ हो जाता है, ठीक है। सपोज अच्छा, और तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप देखो फोर फीचर होता क्यों है, फिर आपको समझ आ जाएगा उसका वेवर मतलब, ठीक है। तो फोर फीचर होता है इस वजह से, सपोज क्या है जो लेसी है किसी कंडीशन के थ्रू जो है लीज दिया गया हो, लीज ग्रांट किया गया हो, अब वही कंडीशन ही जो है ब्रीच कर देता है लेसी, तो ऐसे सिचुएशन में जो है लेसर चाहे अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा ले सकता है ना, तो इसे बोलते हैं फोर फीचर। या फिर जो लेसी वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो अब भाई सीधी सी बात है लेसर को पता चल चुका है उसे कोई पैसा मिलने वाला है नहीं, तो लेसर जो है अपनी प्रॉपर्टी को फॉरफिट करेगा ना, प्रॉपर्टी को वापस से उसका कब्जा ले लेगा ना, तो सपोज यही जो फोर फीचर है वही वेव ऑफ हो जाता है, मतलब फोर फीचर ही नहीं होता, मतलब होना चाहिए था लेकिन फोर फीचर हुआ नहीं। और फोर फीचर होता क्यों, ये मैंने आपको 2 ग्राउंड्स बताया, और भी ऐसे बहुत से ग्राउंड्स है। अब देखते हैं कुछ केस लॉस। ये जो पहला केस है, इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि अगर जो टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है, तो उसमें जो लेसर है उसे नोटिस टू क्विट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे कोई ऐसे नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप मेरी प्रॉपर्टी खाली करो, वो तो लीज में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है ना। लीज में स्पेसिफाइड इस वजह से है ना, जिससे कि वो जब लेसी हो टाइम पे प्रॉपर्टी को लीव कर सके, ठीक है। फिर अगला जो केस है सेकंड केस, इसमें ये बोला गया कि जब भी ना हम किसी फैक्ट्री को लीज पे देते हैं ना, तो हम सिर्फ ना उसका सुपर स्ट्रक्चर नहीं देते, सपोज फैक्ट्री है तो बस उसका सुपर स्ट्रक्चर नहीं देंगे, लेकिन पता फैक्ट्री के अंदर ना बहुत सारे प्लांट्स मशीनरी ये सारी चीज़ें लगी रहती है, तो उनका भी साथ ही साथ में लीज होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स।